पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जो इतने विशाल और इतने चरम पर हैं कि प्राचीन परंपराएं, जैसे यात्रियों के साथ एक ही पत्नी साझा करना, 0 से 50 डिग्री नीचे का तापमान सहना, या सबसे अधिक संख्या में एकल महिलाओं वाला देश होना अभी भी वास्तविकता है। और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस देश में माताएं अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें ठंड के मौसम में बाहर सोने देती हैं। यह जगह रूस है और इसे कुछ ही शब्दों में बयां करना असंभव है। जब आप रूस के बारे में सोचते हैं तो आप ठंड की कल्पना कर सकते हैं या वोडका या पुतिन जैसे शब्द दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप पाएंगे रूस इनमें से किसी भी जुड़ाव से कहीं अधिक अविश्वसनीय है। रूस की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए और चरम वास्तविकताओं की खोज कीजिए, जैसे कि यह तथ्य कि वहां सबसे ठंडे गांव हैं, सबसे लंबी रेल लाइन है और दुनिया की सबसे खतरनाक जेलें हैं, या फिर यहां ग्रह पर सबसे अधिक संख्या में एकल महिलाएं हैं। आपको यह विश्वास करना कठिन लगेगा कि इस देश में ऐसी अविश्वसनीय चीजें भी होती हैं, जैसे करोड़पतियों द्वारा यातायात से बचने के लिए एम्बुलेंस को टैक्सी के रूप में उपयोग करना, एक ऐसा राष्ट्रपति होना जो केजीबी का जासूस था या फिर दशकों तक यहां रह चुका है। ग्रह पर सबसे दूरस्थ और एकाकी लोगों के रूप में पहचाने जाने वाले रूस को ग्रह पर सबसे दूरस्थ और एकाकी लोगों में से एक माना जाता है। रूस में सबसे दूरस्थ, जंगली और आश्चर्यजनक स्थानों और परंपराओं और इसकी सबसे अविश्वसनीय जिज्ञासाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए रूस के भूगोल और हाल के इतिहास की संक्षिप्त खोज करके शुरुआत करना अच्छा है। यह दृष्टिकोण हमें साइबेरिया जैसे क्षेत्रों की असाधारण वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जहां गुलाग के नाम से कुख्यात जेलें हैं, ओम्याकॉन जैसे शहर जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है, और चुकोटका जैसे क्षेत्र जो एस्किमो के घर हैं, जो आगंतुकों के साथ पत्नियों को साझा करने जैसी उल्लेखनीय प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है और 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक को कवर करता है। यह फिनलैंड, चीन और उत्तर कोरिया सहित 16 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो इसके विशाल आकार को उजागर करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक ऐसी जलवायु विविधता प्रदान करती है जो अद्वितीय है, जो उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली हुई है। नतीजतन रूस दुनिया में सबसे व्यापक तापमान में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, जो 0 से नीचे 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक होता है। सबसे ठंडे स्थानों में से एक ओम्याकॉन है, जो उत्तरी गोलार्ध में अब तक दर्ज किए गए सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड रखता है, एक आश्चर्यजनक -60 डिग्री सेल्सियस। इस चरम जलवायु के कारण और अपनी आबादी को तैयार करने के लिए विशेष रूप से इन क्षेत्रों में रूस में एक अनोखी प्रथा होती है जो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगी। इन क्षेत्रों में कई रूसी माता पिता अक्सर बच्चों को लंबे समय तक, यहाँ तक कि सर्दियों के बीच में भी बाहर छोड़ देते हैं ताकि उन्हें ठंड की आदत हो जाए। इस तरह ये माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों को अच्छी तरह से लपेटते हैं और उन्हें घुमक्कड़ में, व्यापार या परिसर के बाहर खरीदारी करते समय या काम करते समय रखते हैं ताकि वे ठंडी हवा के संपर्क में सो सकें या आराम कर सकें। यह प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि कम तापमान के नियंत्रित संपर्क से बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनते हैं और देश की कठोर जलवायु का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। रूस की विविध जलवायु जमी हुई टुंड्रा से लेकर उपजाऊ भूमि तक विभिन्न परिदृश्य बनाती है। 146 मिलियन लोगों के साथ यह अत्यधिक आबादी वाला है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 8 लोग हैं। यह काफी हद तक देश के पश्चिमी भाग में लोगों की सांद्रता के कारण है, विशेष रूप से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में, जबकि साइबेरिया और सुदूर पूर्व के विशाल विस्तार में आबादी कम है। एक आश्चर्यजनक और आकर्षक तथ्य जो आपको दिलचस्प लग सकता है वह यह है कि रूस दुनिया में सबसे अधिक सुंदर और अकेली महिलाओं के लिए जाना जाता है। आप जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता खोज रहे हैं, उसके अलावा इस सुंदरता का एक अच्छा हिस्सा इसकी महिलाओं में परिलक्षित होता है।
रूस को दुनिया भर में सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है और यह कई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में रूसी महिलाओं की निरंतर सफलता से समर्थित है। लेकिन इसकी सुंदरता से अधिक एक जबरदस्त सांख्यिकीय तथ्य है जो देश में पर्यटन के लिए सबसे बड़े प्रोत्साहनों में से एक को उजागर करता है, क्योंकि रूस को दुनिया में सबसे अधिक अकेली महिलाओं वाला देश माना जाता है। विभिन्न जनगणनाओं से पता चलता है कि रूस में महिलाओं की संख्या देश में रहने वाले पुरुषों की संख्या से कहीं ज्यादा है। यहाँ 73 मिलियन पुरुष हैं जबकि 84 मिलियन महिलाएं हैं। रूस में पुरुषों की तुलना में 11 मिलियन से ज्यादा महिलाएं हैं। इस लैंगिक असंतुलन के कारण कई महिलाएं रिश्तों की तलाश में देश छोड़ने पर विचार कर रही हैं। रूसी महिलाओं के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनने में गर्व महसूस करती हैं, चाहे वे बेकरी जा रही हों या कचरा बाहर निकाल रही हों। उनके लिए अच्छे कपड़े पहनना और मेकअप करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। रूसी महिलाओं के लिए यह एक प्रमुख मान्यता है। उन्हें लगता है कि अपनी उपस्थिति और शान से ध्यान आकर्षित करना जरूरी है ताकि बाद में उनकी आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दिया जा सके। रूस में यह लैंगिक असमानता देश के हाल के इतिहास से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। रूस के अतीत को समझना इसकी वर्तमान वास्तविकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश ने सदियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अपने विशाल क्षेत्र और समृद्ध इतिहास के साथ रूस लंबे समय से दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक रहा है। ज़ार के समय में 1917 की क्रांति से पहले रूस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जो पूर्वी यूरोप से लेकर प्रशांत तक फैला हुआ था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के रूसी गृह युद्ध ने अस्थिरता के दौर की शुरुआत की, जिसकी परिणति 1922 में सोवियत संघ के निर्माण के रूप में हुई। 20वीं शताब्दी के दौरान सोवियत संघ के हिस्से के रूप में रूस द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध सहित दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों के केंद्र में था। द्वितीय विश्व युद्ध ने रूसी आबादी को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया। सोवियत संघ को भारी मानवीय क्षति हुई। लाखों पुरुष युद्ध के मैदान में मारे गए, जिससे समाज पर एक स्थायी निशान रह गया और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हो गया, जो आज भी कायम है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ के पतन ने एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की, जिसने व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। आज रूस अपनी जटिल ऐतिहासिक विरासत से आकार लेने वाला राष्ट्र बना हुआ है, जहां अतीत आधुनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता रहता है। वैश्विक मंच पर रूस न केवल अपने विशाल क्षेत्र और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण, बल्कि अपने महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव के कारण भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी कम जनसंख्या घनत्व के बावजूद शक्ति को प्रदर्शित करने की इसकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसकी भूमिका विश्व मंच पर इसके महत्व को रेखांकित करती है। इसके अलावा कई जातीयताओं और परंपराओं से प्रभावित इसका समृद्ध इतिहास और संस्कृति रूस को विश्व मानचित्र पर एक अनूठा और आकर्षक देश बनाती है। यही कारण है कि रूस पुतिन उसके राष्ट्रपति या मौजूदा संघर्षों से कहीं ज्यादा है, एक वास्तविकता जो इस देश को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाती है। पुतिन के बारे में सोचते हुए क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना करियर केजीबी जासूस के रूप में शुरू किया था? खैर, यह सही है। व्लादिमीर पुतिन ने 1975 में सोवियत खुफिया सेवा केजीबी में अपना करियर शुरू किया, जो रूस में अमेरिकी सीआईए के बराबर है। केजीबी में अपने कार्यकाल के दौरान पुतिन ने मुख्य रूप से काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया। उसके बाद वे पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनात हुए। वहां वे खुफिया अभियानों में शामिल थे, जिसमें पश्चिम के बारे में जानकारी जुटाना और दल बदल को रोकना शामिल था। केजीबी में उनके अनुभव ने विवेक, रणनीतिक विश्लेषण और सत्ता संरचना के प्रति अटूट निष्ठा जैसे प्रमुख कौशल को निखारा, ऐसे गुण जो बाद में रूस के राष्ट्रपति के रूप में उनकी नेतृत्व शैली को परिभाषित करेंगे। बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत संघ के पतन के बाद पुतिन रूस लौट आए और 1991 में एजेंसी के भंग होने से कुछ समय पहले ही केजीबी छोड़ दिया।
इसके बाद वे राजनीति में चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के प्रशासन में काम किया। उनका उदय तेजी से हुआ और 1999 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। येल्त्सिन का विश्वास जीतने के बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किया गया, जब येल्त्सिन ने 31 दिसंबर 1999 को अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता और आज तक सत्ता में अपना लंबा कार्यकाल शुरू किया। पुतिन की शक्ति और रूस की शक्ति के बारे में सोचते हुए देश की राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के केंद्र क्रेमलिन के बारे में जानना अच्छा है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि क्रेमलिन शब्द का इस्तेमाल रूसी संसद के पर्याय के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेमलिन ऐतिहासिक रूप से एक किलेबंद शहर को संदर्भित करता है और वास्तव में रूस में लगभग 20 क्रेमलिन हैं। हालांकि सबसे प्रसिद्ध मॉस्को के दिल में विशाल किलेबंद परिसर होगा, जो रूस के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। मूल रूप से 12वीं शताब्दी में एक मध्ययुगीन किले के रूप में निर्मित, क्रेमलिन सदियों से रूस में राजनीतिक और धार्मिक शक्ति का केंद्र रहा है। क्रेमलिन के अंदर ग्रेट क्रेमलिन बेल है, जिसका वजन लगभग 200 टन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है। हालांकि इसके विशाल आकार के बावजूद इसे कभी भी एक फ्रैक्चर के कारण नहीं बजाया गया है, जो इसे इस्तेमाल करने से रोकता है। क्रेमलिन की दीवारों के भीतर महल, गिरजाघर और सरकारी कार्यालय हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास भी शामिल है। अपने राजनीतिक महत्व से परे यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, जहां संग्रहालय हैं जो झार के मुकुट और रूसी कला की उत्कृष्ट कृतियों जैसे अमूल्य खजानों की सुरक्षा करते हैं। इसकी शानदार वास्तुकला और समृद्ध इतिहास इसे शक्ति का प्रतीक और रूस के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक बनाते हैं। क्रेमलिन के ठीक पीछे रेड स्क्वायर है, जो मॉस्को के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह ऐतिहासिक चौक रूसी इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों की पृष्ठभूमि रहा है, जिसमें सोवियत युग की भव्य सैन्य परेड से लेकर आधुनिक राजनीतिक प्रदर्शन शामिल हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, राजनीति और संस्कृति एक दूसरे से मिलती है। रेड स्क्वायर रूसी पहचान के सार की एक गहरी झलक पेश करता है। रूस की राजधानी मॉस्को देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है। यह देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है और इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। मॉस्को एक गतिशील शहर है जो पुराने और आधुनिक का मिश्रण है। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के अलावा मॉस्को में थिएटर, संग्रहालय और पार्कों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। इन सब के अलावा एक और जिज्ञासा जो बहुत कम लोगों को पता है, वह यह है कि यह न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां प्रति निवासियों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा करोड़पति हैं। मॉस्को के अति धनी लोगों की सबसे अनोखी फिजूल खर्ची में से एक शहर के कुख्यात ट्रैफिक के लिए उनका अपरंपरागत समाधान था। कुछ समय के लिए करोड़पतियों के बीच भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से जाने के लिए एम्बुलेंस किराए पर लेना फैशन बन गया था। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह आश्चर्यों से भरे रूस के कई आश्चर्यजनक वास्तविकताओं में से एक है। मॉस्को अपनी स्टालिनवादी वास्तुकला, विशेष रूप से सेवन सिस्टर्स स्मारकीय गगनचुंबी इमारतों के लिए भी जाना जाता है, जो शहर के क्षितिज पर हावी हैं। शहर की मेट्रो प्रणाली, जिसे अक्सर दुनिया में सबसे खूबसूरत में से एक माना जाता है, इसकी वास्तुकला की भव्यता में इजाफा करती है। अपनी आधुनिक गगनचुंबी इमारतों में मॉस्को रूस की सबसे ऊंची इमारत का घर है, फेडरेशन टावर, जो 374 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचता है। फेडरेशन टावर मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर का हिस्सा है, जिसे मॉस्को सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का एक क्षेत्र जो रूसी राजधानी के आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। मॉस्को मेट्रो की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत मेट्रो में से एक माना जाता है। इसे सोवियत काल के दौरान लोगों के महल के रूप में बनाया गया था, जिसके स्टेशन मूर्तियों, संगमरमर और शानदार सजावट से सजे हुए थे। इतना कि उनमें से 44 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। मेट्रो प्रतिदिन 10 मिलियन से अधिक लोगों को परिवहन करती है, जिसका नेटवर्क 1935 में
इसके उद्घाटन के बाद से 340 किलोमीटर और 200 से अधिक स्टेशनों तक फैल गया है, जिससे यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी मेट्रो बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मॉस्को के मेट्रो स्टेशनों ने हवाई हमलों से बचने के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम किया, जिनमें से कुछ को परमाणु हमलों का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। अपनी मेट्रो प्रणाली से परे रूस दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। 9,289 किलोमीटर तक फैली यह रेलवे मॉस्को को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। यह विशाल रेलवे 8 समय क्षेत्रों को पार करती है, 16 प्रमुख नदियों को पार करती है, जिसमें वोल्गा और अमूर शामिल हैं, और यूरोपीय मैदानों से लेकर यूराल पर्वत और साइबेरियाई मैदानों तक विविध प्रकार के परिदृश्यों को पार करती है। पूरी यात्रा में बिना किसी रुकावट के लगभग 7 दिन लगते हैं, जिसमें बोरियल वन, लुढ़कती पहाड़ियां और क्रिस्टल क्लियर झीलों के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी शामिल है। साइबेरिया का क्षेत्र, जहां इस विशाल रेलवे लाइन का मार्ग समाप्त होता है और जिसमें खूबसूरत बैकाल झील शामिल है, संभवतः पूरे ग्रह पर जीवन के लिए सबसे चरम और कठिन स्थानों में से एक है। एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रह पर सबसे ठंडे शहर का घर है, जिससे आप जल्द ही मिलेंगे, लेकिन यह अभी भी एक रहने योग्य और आबाद जगह है, जिसमें रहस्य और वास्तविकताएं इतनी आकर्षक हैं कि यह दुनिया में एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है। यह ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों में से एक में स्थित होने के कारण अपने विशाल प्राकृतिक परिदृश्य, इसकी चरम जलवायु और इसके अद्वितीय इतिहास और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल 13.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम नहीं है, या दूसरे शब्दों में यह मैक्सिको और ब्राजील जितना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी आबादी केवल 40 मिलियन निवासियों की है, जिनमें से 70% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। साइबेरिया इतना विशाल है कि यह रूस की कुल सतह का लगभग 76% हिस्सा घेरता है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद इसकी जलवायु और रहने की स्थितियां इतनी चरम हैं कि यह दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व में से एक है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 3 निवासी हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि साइबेरिया अपने विशाल, दूरस्थ और निर्मम परिदृश्य के साथ इतिहास की सबसे कुख्यात जेल प्रणालियों में से एक के लिए स्थल के रूप में चुना गया था। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इस तरह के दुर्गम क्षेत्र में कारावास की जगह कैसे हो सकती है। फिर भी रूसी शासन के लिए इसका अलगाव इसे एक विशाल दंड प्रणाली के लिए एकदम सही स्थान बनाता है। इस प्रणाली की उत्पत्ति सदियों पहले हुई थी, लेकिन यह सोवियत काल के दौरान था कि साइबेरिया पीड़ा और उत्पीड़न का पर्याय बन गया। राजनीतिक असंतुष्टों और शासन के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कुख्यात गुलाग जबरन श्रम शिविरों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था। गुलाग शब्द स्वयं रूसी में एक संक्षिप्त नाम है, जो सुधारात्मक श्रम शिविरों के मुख्य निदेशालय को संदर्भित करता है। हजारों लोगों को इन क्रूर शिविरों में निर्वासित किया गया, जहां उन्होंने चरम स्थितियों, अथक श्रम और एक निर्दयी वातावरण को सहन किया, जिसने मानव अस्तित्व की सीमाओं का परीक्षण किया। गुलाग का निर्माण न केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित था, बल्कि साइबेरिया के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता से भी प्रेरित था। गुलाग कैदियों का इस्तेमाल बेहद कठोर परिस्थितियों में सड़कें, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अपने आधिकारिक उद्देश्य से परे गुलाग आतंक और निराशा का स्थान बन गया, जहां जीवन का कोई मूल्य नहीं था और मृत्यु एक निरंतर साथी थी। पिछले कुछ वर्षों में गुलाग ने कई रहस्य और किंवदंतियां पैदा की हैं, और हाल के दिनों में यह अपने सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से एक रूसी विपक्षी, वकील और राजनेता एलेक्सी अनातोलेविच नवलनी की मृत्यु के लिए भी जाना जाता है। नवलनी के हाल ही में निधन के अलावा साइबेरियाई जंगलों में सामूहिक कब्रें भी हैं, जहां हजारों भूले हुए कैदियों के अवशेष पड़े हैं। परित्यक्त शिविरों में भटकते भूतों की कहानियां भी हैं। बेचैन आत्माएं अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराए गए लोगों के लिए न्याय की मांग करती हैं। ये भयावह कहानियां गुलाग के इर्द गिर्द रहस्य के माहौल को और बढ़ाती हैं, जो मानवीय क्रूरता और मानवीय भावना की दृढ़ता दोनों की भयावह याद दिलाती है। साइबेरिया की सबसे खास और विकट विशेषताओं में से एक
इसकी चरम जलवायु है। लंबी, क्रूर सर्दियों और छोटी लेकिन तीव्र गर्मियों के साथ इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सबसे नाटकीय तापमान में उतार चढ़ाव होता है। इसकी सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है ओम्याकॉन, एक सुदूर गांव जिसे दुनिया में सबसे ठंडी आबादी वाली जगह के रूप में जाना जाता है, जहां तापमान इतना गिर जाता है कि मानव अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। ओम्याकॉन को शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है और इसका कारण इसकी चरम जलवायु है, क्योंकि इस सुदूर शहर में 0 से 72 डिग्री नीचे तक का तापमान ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया है, जिसके कारण यह विश्व में साइबेरिया की निर्मम प्रकृति का चरम प्रतीक बन गया है। इस बर्फीले परिदृश्य के बीच ओम्याकॉन के निवासियों ने चरम स्थितियों के अनुकूल जीवन व्यतीत किया है, जहां साइबेरियाई सर्दियों की कठोरताओं का सामना करने के लिए समुदाय की गर्मजोशी और पारंपरिक जीवित रहने की तकनीकें आवश्यक हैं। साइबेरिया के लोगों के लिए ऐसी चरम जलवायु में जीवित रहना निरंतर अनुकूलन और उल्लेखनीय लचीलापन की मांग करता है। अपनी कठोर परिस्थितियों और गुलाग के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव के अलावा साइबेरिया एक और आकर्षक विशेषता रखता है। यह एक देश नहीं बल्कि उत्तरी एशिया के अधिकांश भाग में फैला एक विशाल क्षेत्र है, मुख्य रूप से रूस के भीतर। साइबेरिया का विशाल आकार चौंका देने वाला है, जो रूस के कुल भूमि क्षेत्र का 77% हिस्सा कवर करता है, 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। इसके विशाल आकार को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू के संयुक्त क्षेत्र साइबेरिया में समा सकते हैं और जगह भी बच सकती है। हालांकि सबसे बड़ा होने के बावजूद साइबेरिया में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 3 निवासी हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहां रहने की हिम्मत करते हैं। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, साइबेरिया वह स्थान भी है जहां ग्रह पर सबसे बड़ा साधु माना जाने वाला व्यक्ति कई वर्षों तक रहता है। यह खिताब साइबेरियाई महिला अगाफिया लाइकोवा ने हासिल किया है, जिसे दुनिया की सबसे सन्यासी महिला चुना गया है। वह साइबेरिया के पहाड़ों में लगभग 84 साल तक रही, अपने पड़ोसियों से सैकड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। महिला के पास बिजली या परिवहन की सुविधा नहीं है और वह अपने द्वारा उगाए गए आलू और सब्जियां खाकर अपना जीवन यापन करती है। इसके अलावा उसके पास मछली पकड़ने का जाल और एक बकरी है, जिसका वह रोजाना दूध निकालती है। 1936 में लिकोबा और उनका परिवार स्टालिन के धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भाग गए और पूरी तरह से एकांत में रहने लगे। इन वर्षों में उनके 4 बच्चे हुए और वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए रहे, इतना कि लिकोबा को द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पता ही नहीं चला। 1978 तक वह पहली बार अपने परिवार के बाहर के लोगों से नहीं मिली थी। सोवियत भूवैज्ञानिकों के एक समूह ने उसे बताया कि स्टालिन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद के वर्षों में त्रासदी हुई। 1991 में उसके 3 भाइयों का निधन हो गया और 1998 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह भूविज्ञानी री जीरो के साथ रहने लगी, जो यहीं बस गए। जब 2015 में एरोफेई का निधन हो गया तो वह अपने सुदूर पहाड़ी केबिन में ही रहीं और पूरी तरह से एकांत में अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। यह आश्चर्यजनक लगता है और हमारे लिए यह आश्चर्यजनक भी है कि कोई व्यक्ति शेष विश्व से दूर रह सकता है, और विशेषकर ऐसे स्थान पर जहां बर्फ हमेशा बनी रहती है। यह जीवन को बहुत जटिल बना सकता है। साइबेरिया के मोती के नाम से मशहूर बैकाल झील इस सुदूर क्षेत्र का सबसे कीमती रत्न है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और रहस्यमयी गहराई के साथ यह झील दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, जिसमें अद्वितीय जैव विविधता और प्रभावशाली परिदृश्य हैं। सर्दियों में बैकाल झील अपने जमे हुए पानी के साथ एक जादुई परिदृश्य में बदल जाती है, जिससे क्रिस्टल क्लियर बर्फ की संरचनाएं बनती हैं, जो आंखों को प्रसन्न करती हैं। यह झील पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है, क्योंकि इसमें पूरे ग्रह पृथ्वी पर मीठे पानी के भंडार का 5वां हिस्सा है। बैकाल झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक जलाशय भी है, जिसकी गहराई 1640 मीटर से भी ज्यादा है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह 2 बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारतों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
को एक दूसरे के ऊपर रखने के बराबर है। साइबेरिया में एक और उल्लेखनीय प्राकृतिक आश्चर्य यूराल पर्वत है, जो एक लुभावनी श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। ऊबड़ खाबड़ चोटियों, गहरी घाटियों और विशाल जंगलों के साथ यूराल हाइकर्स, पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं के लिए एक स्वर्ग है। अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों से परे ये पहाड़ इतिहास में डूबे हुए हैं, प्राचीन बस्तियों और सांस्कृतिक परंपराओं का घर है जो सदियों से कायम है। बैकाल झील और यूराल के अलावा साइबेरिया ग्रह के सबसे असाधारण जंगलों में से एक का भी घर है। जंगल का अंतहीन विस्तार जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ है। वे इसे ऐसा मानते हैं क्योंकि साइबेरियाई टैगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो अपने अंतहीन शंकुधारी पेड़ों के साथ साइबेरिया के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है, देश के लगभग 60% हिस्से में फैला हुआ है, जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वन्य जीवों की अविश्वसनीय विविधता का घर है, जिसमें भालू, लिंक्स, एल्क और बहुत कुछ शामिल है। गर्मियों के हरे भरे रंग से लेकर सर्दियों के चमकीले सफेद रंग तक, मौसम के अनुसार टैगा के बदलते रंग एक बेजोड़ दृश्य तमाशा बनाते हैं। साइबेरिया के सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले लेकिन आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है नोरिल्स्क शहर। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त यह 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे उत्तरी शहर का खिताब भी रखता है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित नोरिल्स्क का अत्यधिक प्रदूषण इसकी भारी औद्योगिक गतिविधि से उपजा है। इसके खनन और धातु गलाने वाले उद्योग, जो निकल, तांबा और पैलेडियम का उत्पादन करते हैं, ने भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले उत्सर्जन जारी किए हैं। इन प्रदूषकों ने आसपास के पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और इसके निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा किया है। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह सच है कि ऐसी दुर्गम और जंगली जगह पर ऐसा शहर मौजूद हो सकता है जिसे कई लोग ग्रह पर सबसे प्रदूषित शहर मानते हैं। मॉस्को, साइबेरिया और देश की भौगोलिक सुंदरता के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कई लोग इसे देश का सबसे खूबसूरत शहर भी मानते हैं। 1703 में पीटर महान द्वारा स्थापित सेंट पीटर्सबर्ग 2 शताब्दियों से अधिक समय तक रूस की शाही राजधानी थी और यह अपनी सुंदर वास्तुकला और नहरों के नेटवर्क के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे उत्तर का वेनिस का उपनाम मिला है। इसके रत्नों में विंटर पैलेस शामिल है, जिसमें हर्मिटेज संग्रहालय है, जो दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहों में से एक है। सेंट पीटर्सबर्ग गर्मियों के दौरान अपनी सफेद रातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जब सूरज मुश्किल से डूबता है और शहर त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जीवंत हो उठता है। इतिहास, कला और प्राकृतिक सुंदरता का इसका समृद्ध मिश्रण इसे एक जरूरी गंतव्य बनाता है। संस्कृति और परंपराओं की खोज करते समय ग्रह पर सबसे असाधारण और दूरस्थ क्षेत्रों में से एक उभर कर आता है। चुकोटका संभवतः पृथ्वी पर सबसे ठंडा और सबसे अलग थलग बसा हुआ क्षेत्र है, जो स्वदेशी एस्किमो समुदायों का घर है, जिन्होंने सदियों से इसकी चरम स्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। उनके अनोखे रीति रिवाजों में सबसे कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान अपने कपड़े पहने हुए अंतरंगता बनाए रखने की प्रथा है, जो 0 से नीचे के तापमान में जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से पत्नी साझा करने की परंपराओं में लगे हुए हैं, या तो स्थानीय पुरुषों के बीच या आगंतुकों के साथ, सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और अपने लोगों की निरंतरता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में। परमाफ्रॉस्ट के कारण दफनाने में एक और चुनौती पेश होती है। सर्दियों के दौरान जमी हुई जमीन कब्र खोदना असंभव बना देती है, इसलिए मृतकों को अक्सर गर्मियों तक गैरेज या बेसमेंट में रखा जाता है, जब तक कि उचित दफनाने की अनुमति न हो। जैसा कि आप अब समझ गए होंगे, चुकोटका क्षेत्र संभवतः वह स्थान है जहां मनुष्य पृथ्वी और अस्तित्व की सीमाएं पाता है। एक ऐसा स्थान जो किंवदंतियों और रहस्यों से घिरा हुआ है, जहां जंगली प्रकृति केवल सबसे अधिक लचीले लोगों के लिए ही जीना संभव बनाती है। मॉस्को से चुकोटका की सुदूर भूमि में प्रवेश करने के लिए
किसी को उत्तर पूर्व में 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए विशाल परिदृश्यों को पार करना पड़ता है, जो संभवतः रूस और दुनिया में सबसे दुर्गम और रहस्यमयी क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में जहां आर्कटिक हवाएं लगातार तेज चलती हैं और तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है, पृथ्वी निरंतर बर्फबारी की स्थिति में रहती है। यह निरंतर जमने वाली बर्फबारी इस क्षेत्र में शवों को दफनाना एक बहुत ही कठिन काम बना देती है। इस वास्तविकता को पूरी तरह से समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि चुकोटका में परमाफ्रॉस्ट का बोलबाला है, मिट्टी की एक परत जो हमेशा जमी रहती है, कभी कभी कई मीटर गहरी होती है। यह जमी हुई जमीन इतनी ठोस है कि भारी मशीनरी के बिना कब्र खोदना लगभग असंभव है, और फिर भी कई क्षेत्रों में तकनीक अपर्याप्त साबित होती है। नतीजतन इस सुदूर क्षेत्र के लोगों ने अपने मृतकों को संभालने के लिए वैकल्पिक तरीके विकसित किए हैं। सदियों से कुछ समुदायों ने जमीन के ऊपर कब्रें या ऊंची दफनाने की संरचनाएं बनाई हैं, जहां जमे हुए धरती के सीधे संपर्क से बचने के लिए ताबूत रखे जाते हैं। इन कब्रों को इस क्षेत्र की कठोर जलवायु को सहने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है, जो स्थानीय परंपराओं के अनुसार मृतक को सम्मानित करते हुए अवशेषों को संरक्षित करती है। जबकि इस क्षेत्र के अन्य निवासियों ने गैरेज, बेसमेंट या विशेष सुविधाओं जैसी जगहों पर शवों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने जैसी प्रथाओं का सहारा लिया है। सर्दियों के दौरान जब तक कि गर्मियों में जमीन इतनी नरम न हो जाए कि दफनाया जा सके, दफनाने की सुविधा के लिए उन क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तानों का उपयोग किया जाता है जहां परमाफ्रॉस्ट उथला है या मौजूद नहीं है। चुकोटका हालांकि दुनिया के सबसे कम झात और कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जो इसे स्पेन या फ्रांस जैसे देशों से भी बड़ा बनाता है। फिर भी यह केवल लगभग 50,000 लोगों का घर है। निवासियों, मुख्य रूप से एस्किमो, अलास्का और ग्रीनलैंड के इनुइट जैसे अन्य स्वदेशी आर्कटिक समूहों के साथ सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। हालांकि चुकोटका ने कुछ समुदायों द्वारा कभी अपनाए जाने वाले आतिथ्य रीति रिवाजों सहित अनूठी परंपराओं को भी संरक्षित किया है, जैसे कि सद्भावना के संकेत के रूप में अपनी पत्नियों को आगंतुकों को भेंट करना। इस क्षेत्र की आबादी स्वदेशी जातीयताओं का एक विविध मोज़ेक है, जिनमें से प्रत्येक ने कठोर आर्कटिक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया है, कौशल और परंपराओं को विकसित किया है, जिसने उन्हें पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरण में से एक में जीवित रहने और पनपने की अनुमति दी है। सबसे बड़ा जातीय समूह चुकची है, जिसके लगभग 15,000 सदस्य हैं। अपने अलगाव, ठंड और आधुनिकता की सीमित मौजूदगी के बावजूद चुकोटका के लोग अपने अनोखे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, जो पृथ्वी पर इस दुर्गम स्थान पर एक अनूठा स्वागत प्रदान करते हैं। चुकची जैसे जातीय समूहों की सबसे खास विशेषताओं में से एक है उनका आतिथ्य और आगंतुकों के प्रति खुलापन। विदेशियों, पर्यटकों और आगंतुकों का स्वागत इस क्षेत्र की खास गर्मजोशी के साथ किया जाता है। अक्सर उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन और पेय परोसा जाता है। साथ ही पारंपरिक यारंगास आवासों में ठहरने की व्यवस्था की जाती है, जो विशेष रूप से कठोर आर्कटिक जलवायु को सहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह आतिथ्य साधारण दयालुता से परे है। यह एक चरम वातावरण में साझा करने और जीवित रहने की गहरी सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ रीति रिवाजों के अनुकूल कारण हैं, जिन्हें आप अब अधिक विस्तार से जानेंगे। इस क्षेत्र में जीवन में विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक लचीलापन भी शामिल है, जहां अन्य राष्ट्रीयताओं के आगंतुकों के साथ बातचीत असामान्य नहीं है, और चूची महिलाएं अपनी परंपराओं और क्षमताओं के बारे में जानकार नए अनुभवों के लिए स्वतंत्रता और खुलेपन की एक आश्चर्यजनक भावना प्रदर्शित कर सकती है। ये एस्किमो महिलाएं अपनी परंपराओं के अनुसार आगंतुकों के लिए इतनी मेहमान नवाज होती हैं कि वे अक्सर अपने पतियों की सहमति से अजनबियों और पर्यटकों के साथ अपना बिस्तर भी साझा करती हैं। यह प्रथा, जो अंतरंग चरित्र से अधिक मेहमान नवाज है, चुकोटका के एस्किमो लोगों के रीति रिवाजों में गहराई से निहित है और सदियों से चली आ रही है।
यह कई लोगों को असामान्य लग सकता है, लेकिन एस्किमो समाजों के लिए आतिथ्य का यह भाव जितना कोई सोच सकता है उससे कहीं अधिक गहरा महत्व रखता है। वर्षों से मानव विज्ञानी और शोधकर्ता इन परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं, जो अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में इनुइट समुदायों में भी मौजूद हैं। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि ऐसे सुदूर और कठोर वातावरण में इन प्रथाओं ने सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और उनके समुदायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का काम किया। एस्किमो महिलाओं में गर्भधारण की संभावना को बढ़ाकर इन रीति रिवाजों ने विरल आबादी वाले क्षेत्रों को फिर से आबाद करने और उनके समाज की निरंतरता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिक बच्चों का मतलब था शिकार और सामुदायिक कार्य जैसे आवश्यक कार्यों के लिए अतिरिक्त हाथ इन लचीले आदिवासी समूहों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण तत्व। और यही कारण है कि आज भी 21वीं सदी में ग्रह के इस क्षेत्र में एस्किमो समाज अधिकांश लोगों के लिए इस तरह की अजीब और पागल प्रथाओं को जारी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र की भूगोल और चरम जलवायु ने निवासियों को इन जैसे आश्चर्यजनक रीति रिवाजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, यहाँ तक कि जब अंतरंग संबंधों की बात आती है। चुकोटका में लगातार ठंड के कारण जोड़ों के लिए अपने कपड़े उतारे बिना अंतरंग संबंध बनाना भी आम बात है। यह प्रथा ऐसे वातावरण में शरीर की गर्मी को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण है, जहां ठंडी हवा के संपर्क में आना यहां तक कि कुछ क्षणों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इन क्षेत्रों में पारंपरिक कपड़ों को अत्यधिक ठंड का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है, जबकि रणनीतिक उद्घाटन शामिल हैं जो गर्मी का त्याग किए बिना अंतरंग संपर्क की अनुमति देते हैं। रूस के सबसे लुभावने और अनोखे परिदृश्यों में से एक कामचटका प्रायद्वीप है, जो देश के सुदूर पूर्व में स्थित है। यह सुदूर और अछूता स्वर्ग हड़ताली विरोधाभासों की भूमि है, जहां विशाल सक्रिय ज्वालामुखी, भाप से भरे गीजर, नाटकीय फजौर्ड और सुखदायक गर्म झरने एक साथ मौजूद हैं। कामचटका की हद भी व्युत्पत्ति यह एक अनोखे अनुभव की तलाश करने वाले डेवेलियन और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वप्निल उद्देश्य है। यहाँ प्रकृति की स्तुति शक्ति शांत परिदृश्यों की झलक देखने को मिलती है, जो रूस के एडमाम्य जंगल की एक दुर्लभ और विस्मयकारी झलक पेश करती है। एक दर्जन सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ, जिनमें से कुछ साल के अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। ज्वालामुखीय परिदृश्य लुभावने दृश्य और लंबी पैदल यात्रा और अन्वेषण के अवसर प्रदान करता है। गर्म धरती से बाहर निकलते गीजर आसपास के वातावरण को एक अवास्तविक स्पर्श देते हैं, जबकि गर्म झरने इस ऊबड़ खाबड़ इलाके की खोज के एक दिन बाद एक गर्म और आरामदायक शरण प्रदान करते हैं। अपने आश्चर्यजनक भूगोल के अलावा कामचटका एक आश्चर्यजनक बौद्ध उपस्थिति का भी घर है, जिसमें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बौद्ध समुदाय है। यह समुदाय मुख्य रूप से पड़ोसी मंगोलिया और तिब्बत से आए प्रवासियों का वंशज है, जिसने ऐसे मंदिर और मठ बनाए हैं जो आध्यात्मिकता और शांति के अभयारण्य के रूप में काम करते हैं। ये पवित्र स्थल इस क्षेत्र के बीहड़ और अदम्य परिदृश्यों के बिल्कुल विपरीत हैं, जो इस उल्लेखनीय देश के रहस्य को और बढ़ाते हैं, जो आश्चर्यों और अनूठी परंपराओं से भरा हुआ है। एक कम झात तथ्य यह है कि लोकप्रिय धारणा के बावजूद रूस में सबसे अधिक पी जाने वाला पेय वोदका नहीं बल्कि चाय है। चाय की रूसी संस्कृति में गहरी जड़ें हैं, जो 17वीं शताब्दी से चली आ रही हैं, जब इसे पहली बार चीन से लाया गया था। समय के साथ यह दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसे इसकी गर्मजोशी और सामाजिक समारोहों में इसकी भूमिका दोनों के लिए संजोया जाता है। टेट्रिस रूस में एक सामाजिक गतिविधि है, जिसका आनंद आराम के क्षणों और पारिवारिक समारोहों दोनों में लिया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतिष्ठित वीडियो गेम टेट्रिस को 1984 में रूसी इंजीनियर एलेक्सी पेटनोव ने रूस में बनाया था, और इससे भी कम लोग सोच सकते हैं कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले वीडियो गेम में से एक के निर्माता को इसके निर्माण के कई साल बाद तक $1 भी नहीं मिला होगा। एलेक्सी पेटनोव ने टेट्रिस को एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में बनाया था, और इसका नाम 4 ब्लॉक के टुकड़ों के लिए ग्रीक शब्द टेट्रा के नाम पर रखा था। हालांकि यह गेम वैश्विक स्तर पर हिट हो गया,
लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि एक सोवियत कंपनी ने इसके अधिकारों को नियंत्रित किया था। अटारी, सेगा और निंटेंडो जैसी प्रमुख कंपनियों से जुड़े टेट्रिस विवादों के अधिकारों पर वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद एलेक्सी पाजितनोव अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खेल विकास में अपना करियर जारी रखा और माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया। 1996 में सोवियत कंपनी एलओआरजी के विघटन के बाद ही पाजितनोव को आखिरकार टेट्रिस के असली निर्माता के रूप में पहचाना गया और इतिहास में सबसे प्रिय और व्यापक रूप से खेले जाने वाले वीडियो गेम में से एक के लिए वित्तीय पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। कई मायनों में रूस की खोज करना टेट्रिस खेलने जैसा है। प्रत्येक खोज नई परतों, चुनौतियों और आश्चर्यों को प्रकट करती है। इतिहास, सुंदरता और अप्रत्याशित जिज्ञासाओं को मिलाकर पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती है। यह देश इतना विशाल है कि यह विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्रों वाला स्थान है, जिसमें 11 विभिन्न समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ है कि जब कलिनिनग्राद जैसे शहरों में दोपहर होती है तो कामचटका जैसे क्षेत्रों में आधी रात हो चुकी होती है। हमें उम्मीद है कि आपको रूस की खोज करने में मजा आया होगा, जो ग्रह पर सबसे दुर्गम और जंगली क्षेत्रों में से एक है, लेकिन सबसे सुंदर और रहस्यमय भी है। परंपराओं और जिज्ञासाओं को जानना जो एक से अधिक लोगों को अवाक कर देगा। यदि ऐसा है तो हमें एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें, जिसमें आपको बताएं कि रूस के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या आश्चर्य हुआ और एक अच्छा पसंद आया।